हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। क्या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी संविधान की क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसमें कि आपको संविधान के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्लास के थ्रू इस चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, जो कि संविधान के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है वो आपके सामने रखा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए इसको हम व्याख्या के थ्रू देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे, इसकी व्याख्या दी गई है कि भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रभाषा हिंदी को राज्यभाषा, ठीक है, इसे राजभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तथा 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17, ठीक है, संविधान की जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो हिंदी क्या है? हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। ठीक है, तो जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है यूनाइटेड किंगडम की संसद में कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बोला गया है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्यों होगा, चलिए इसको भी हम देखते हैं, इसकी व्याख्या के थ्रू इसको हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसकी व्याख्या को यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम में जो है वो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन, ठीक है, उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि उत्तरदायी शासन, ठीक है, उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये भी है कि द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, कौन सी? तो द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो स्थापित की गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ठीक है, इसके लिए द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। किसको लागू किया गया? आपसे पूछा जा सकता है किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप व्याख्या देख सकते हैं, जैसे कि व्याख्या में सारी चीजें दर्शाई गई हैं, इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि कब, किस तारीख को भारत, ठीक है, किस तारीख को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। ठीक है, किस तारीख को भारत राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ पर लास्ट में बोला गया है कि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो ये आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है कि 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था। इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। राष्ट्रमंडल
उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, तो आपको राष्ट्रमंडल भी क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना जो है 1926 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में, ठीक है, लंदन में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन से संवाद, ठीक है, किस संवाद द्वारा ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत जो है वो किस संवाद, एक तरह से पूछा गया आपसे कि कौन सा संवाद हो सकता है जिससे ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके जरिए से क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहकारी संवाद। क्यों होगा? चलिए इसकी हम व्याख्या को भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर व्याख्या दी गई है, बड़ा ही छोटी सी व्याख्या है, आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिया गया है कि सहकारी संवाद ग्रीनविल, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है। सहकारी संवाद जो है वो ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहां से समझिएगा कि क्या बोल रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रदेशों की सरकारें, ठीक है, जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी व्याख्या दी गई है कि सहकारी संवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई? भारत के, ठीक है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि मूर्ति भवन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं रखी गई है भाई। चलिए अगले जो 3 ऑप्शन है उनको भी हम देखते हैं। जैसे कि ये आप 3 आगे के ऑप्शन जो है वो देख सकते होंगे, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में कि राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली। ठीक है, तो राष्ट्रीय म्यूजियम में दिल्ली में रखी गई, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि संसद की लाइब्रेरी, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से सही बैठ रहा है। क्योंकि चलिए इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते होंगे कि भारतीय संविधान की 2 प्रतियां, ठीक है, भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि भारतीय संविधान की 2 प्रतियां, ठीक है, हाथ से लिखी हुई हैं। एक प्रति अंग्रेजी में और एक हिंदी में है। ठीक है, एक अंग्रेजी में है और एक हिंदी में है। दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर असेंबली के करीब 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि जो भारतीय संविधान है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। ठीक है, भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम, ठीक है, हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पर आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और हर क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? कि किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? अगर आप हमारी क्लास से शुरू से ले रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि पूछा गया है कि किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। चलिए इसकी हम व्याख्या को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 1919, ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधान यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे कि पहला है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, यूरोपियों, ठीक है, सिखों, यूरोपियनों, ईसाइयों तक कर दिया गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया गया कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। ठीक है, आगे है कि आरक्षित विषय गवर्नर के पार्षदों एवं हस्तांतरित
विषय निर्वाचित सदस्यों के पास था। ठीक है, तीसरा यहाँ पर दिया गया है, देखिए तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जो है अच्छे से समझिएगा। बोला गया है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जिसमें उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया तथा निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया। ठीक है, तो ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो पॉइंट है आपको आपके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला यहाँ पर चौथा पॉइंट देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी अधिकार दिया। ठीक है, तो चौथा जो पॉइंट है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर कि इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि कौन सी तारीख को वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। किस तारीख को हुआ था, आपसे यह पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है भारत सरकार का, जो राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का, उसको भारत सरकार द्वारा अंगीकृत कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को भी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या बताई गई है कि 26 जनवरी 1950 को वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह जो चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 यानी कि अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉमन से क्वेश्चंस हैं अनुच्छेदों को लेकर, वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं। तो जैसे कि ये आपकी व्याख्या दी गई है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार जो है नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो उसे प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन है, तो जगदीप धनखड़। ठीक है, वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको करंट की क्लास में देखिएगा और आपका जो करंट है वो भी मैं पूरा क्लियर करा दूंगा आपके एग्जाम को लेकर। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम को लेकर करंट अफेयर के, वो पूरे मैं करंट अफेयर की क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। मतलब भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, वह कौन सी अनुसूची है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपके जरिए से, चलिए कमेंट में हमें बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। क्यों होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं, ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, यानी कि जब 8वीं अनुसूची बनाई गई थी, यानी जब संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में ये 22 भाषाएं हो गई हैं। कितनी हो गई, 22। ठीक है, 1967 में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, तथा नेपाली व 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर जो है 12वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है कि यह अनुसूची 74, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान
किए गए हैं। ठीक है, कितने? तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगली सूची है कि 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में क्या है? चतुर्थ अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे अनुसूचियों को लेकर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। क्यों हुआ? चलिए इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड जो कि एक देश है, आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन, जैसे कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो यही प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन, तथा जो कि दक्षिण अफ्रीका जो कि एक देश है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, जो संविधान में संशोधन होती है उसकी प्रक्रिया को शामिल किया गया। आपातकालीन उपबंध, जो कि आपातकालीन उपबंध है, वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला यहां पर दिया गया है कि अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन, ठीक है, पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के पद को शामिल, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद को शामिल किया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से ली गई हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं तक रहती है। तो आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि आपको डाउट है अभी भी, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर दे सकूं। ठीक है, तो ये क्लास अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आप अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छा से स्कोर कर सको। इस क्लास में जो भी इस चैनल पर जो भी क्लासेस होती हैं वो आप हर क्लास को देखते रहिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर करके आ सको। तो चलिए ये क्लास यहीं तक रहती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, टेक केयर।